वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाइड। हम लोगों ने पिछले वीडियो से अपनी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी थी ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड। टुडे इज लेक्चर नंबर 2 विच इज ऑन बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन रिसर्च। इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 12 वर्ड्स को जो रिसर्च में कॉमनली फाइंड होते हैं एंड मैं कोशिश करूंगी मैं आपको इन वर्ड्स को एक्सप्लेन करूं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। लेट्स बिगिन द वीडियो। फर्स्ट वर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट। An abstract summarizes, usually in one paragraph of 3 words or less, the major aspects of the entire paper. देखिए, जब भी आप एज ए रिसर्चर कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं या थीसिस लिखते हैं तो अक्सर उसके स्टार्टिंग में एब्स्ट्रैक्ट दिया होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ समरी जो बताता है आपके जो भी आपके रीडर्स हैं उनको कि आपने पूरे रिसर्च पेपर में या पूरे थीसिस में क्या क्या इंक्लूड किया है, क्या आपने टूल्स लिए हैं, क्या आपका मेथड है डेटा कलेक्शन का, आपके एनालिसिस कैसे किया, उनका रिजल्ट क्या और फाइनली उसका कंक्लूजन क्या है। एब्स्ट्रैक्ट हर रिसर्च पेपर में हर थीसिस की स्टार्टिंग में लिखना मैंडेटरी होता है। ये 300 वर्ड्स है, एक पैराग्राफ फॉर्म में होता है जो बेसिकली कन्वे करता है आइडिया क्या है आपके रिसर्च पेपर का। अक्सर ये होता है जब रिसर्चर किसी रिसर्च पेपर को पढ़ना चाहता है या थीसिस को पढ़ना चाहता है, वो सबसे पहले जब डॉक्यूमेंट खोलता है तो उसकी नज़र किस पे पड़ती है? एब्स्ट्रैक्ट पे। एब्स्ट्रैक्ट पे वो जाके पढ़ के समझ जाता है कि इस रिसर्च पेपर में किस बारे में है, क्या टूल्स यूज़ हुए हैं और क्या रिजल्ट और कंक्लूजन था। और अगर उसको वो आगे इंटरेस्ट करता है तभी वो आगे जाके एब्स्ट्रैक्ट को आगे पूरा रिसर्च पेपर को पढ़ता है अगर उसको एब्स्ट्रैक्ट ने इंटरेस्ट किया। तो इट इज़ द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर रिसर्च पेपर और थीसिस एंड ये फर्स्ट इंप्रेशन डालता है एक रिसर्चर के ऊपर कि क्या वो आगे आपका रिसर्च पेपर या थीसिस पढ़ेगा या नहीं। नो सेकेंड वर्ड इज डेटा। डेटा आप सबको ही पता होगा। देखिए डेटा क्या होता है, बेसिकली जब आप अपनी रिसर्च में कोई फैक्ट्स को या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं जो बेसिस बनाएगा आपकी कैलकुलेशन के लिए, उसी को कहते हैं डेटा। रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप स्पेसिफिकली समझें, ये डेटा आपके 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा आपको नाम से पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये फर्स्ट इंडिकेट कर रहा है क्योंकि प्राइमरी लिखा है। तो प्राइमरी डेटा इज अ डेटा विच इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जो डेटा कलेक्ट होता है उसको प्राइमरी डेटा कहते हैं। Whereas सेकेंडरी डेटा, देखिए आपको वर्ड से ही सेकेंड दिख रहा होगा। डेटा सेकेंडरी डेटा रेफर्स टू द डेटा विच हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय सम अदर पर्सन। सेकेंडरी डेटा को एक आप ध्यान रखने के लिए समझ सकते हैं कि जो ये डेटा है फर्स्ट किसी और ने इसको सेलेक्ट कर लिया है। सेकंड जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं या आप इस डेटा को कलेक्ट करते हैं, इसीलिए इसको सेकेंडरी डेटा बोला जाता है क्योंकि आप इसके ओरिजिनल कलेक्टर नहीं हैं। ओरिजिनली किसी और ने कलेक्ट किया, फिर सेकेंड टाइम पे आपने इसको यूज़ किया, इसीलिए इसको सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। प्राइमरी डेटा ओरिजिनल होता है बिकॉज दे आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर द फर्स्ट टाइम। क्योंकि ओरिजिनल क्योंकि जो रिसर्चर है, जो इन्वेस्टिगेटर है, वो खुद ही अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से उसको कलेक्ट कर रहा है। तो दैट इज प्राइमरी डेटा। वेयर सेकेंडरी डेटा इज नॉट ओरिजिनल। क्यों ओरिजिनल है? बिकॉज समवन एल्स इज कलेक्टिंग फॉर हिज और हर ओन पर्पस। देखिए सेकेंडरी डेटा में आप सेकेंड आ रहे हैं, आप दिस इज नॉट योर ओरिजिनल वर्क। वाई? बिकॉज यू आर नॉट कलेक्टिंग इट, समवन एल्स इज कलेक्टिंग इट एंड यू आर यूजिंग इट। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं जानना चाह रही हूँ या कोई एक साइकोलॉजिस्ट है वो जानना चाह रहा है कि जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स होते हैं उन पे एसिड अटैक के बाद क्या साइकोलॉजिकली, क्या मेंटली इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस पर्टिकुलर के लिए उसको उस पर्टिकुलर जो साइकोलॉजिस्ट है उसको एसिड अटैक सर्वाइवर से उनसे बात करनी पड़ेगी, उनका इंटरव्यू कंडक्ट करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक एसिड अटैक होने के बाद। ये जो डेटा उनसे कलेक्ट होके आएगा दैट विल बी प्राइमरी डेटा बिकॉज पहली बार रिसर्चर ने उनसे कलेक्ट किया और ये बहुत ही ओरिजिनल होगा फॉर्म में।
वहीं अगर आप कॉन्ट्रास्ट में देखें सेकेंडरी डेटा में, फॉर एग्जांपल कोई जैसे कि बड़ी कंपनी है, जैसे हम बात करें रिलायंस कंपनी का इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रही, तो उस पर्पस के लिए रिलायंस कंपनी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में निकालेगा अपने प्रॉफिटेबिलिटी को। उसमें कुछ रेशियोज दिए होते हैं, जैसे कि हम अकाउंट्स में या कॉमर्स में पता होगा, जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कि फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, एनपी रेशियो होता है। तो उन सब से पता चल जाता है कि किसी भी कंपनी की क्या परफॉर्मेंस रही है। तो यही है आपका सेकेंडरी डेटा। रिलायंस कंपनी ने अपना डेटा अपनी कंपनी का कलेक्ट किया, उन्होंने कहाँ डाल दिया उसको, अपनी एनुअल रिपोर्ट में। वहाँ से जो भी इंटरेस्टेड है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पढ़ने के लिए, जानने के लिए उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वहाँ पे रिसर्चर जा सकता है, वो उस डेटा को कलेक्ट करे, उस पर जो टूल्स होते हैं रिसर्च के उसको लगाए और अपने रिजल्ट्स को निकाल सकता है। ठीक, यही सेकेंडरी डेटा था। यहां से आप समझ गए होंगे, देखो ओरिजिनली तो आपने नहीं वो डेटा कलेक्ट किया, ओरिजिनली तो रिलायंस कंपनी ने ही डेटा कलेक्ट किया, लेकिन उन्होंने कहा दे दिया अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में, जिसमें आपने जाके सेकेंड टाइम उसको उठाया और अपने अकॉर्डिंगली उसको यूज किया। ठीक है, थर्ड टर्म इज एनालिसिस। एनालिसिस का बेसिकली मतलब होता है, इट इज द मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, sorting and scrutinizing data in such a way that research question can be answered or meaningful inferences can be drawn. See, organizing, sorting and scrutinizing. जब भी आप डेटा कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आप उस डेटा को अपने पर्पस के लिए एनालाइज करेंगे। जैसे हमने अपनी प्रीवियस एग्जाम्पल में जैसे लिया था प्राइमरी डेटा के लिए, क्या इम्पैक्ट पड़ता है साइकोलॉजिकली एसिड अटैक सर्वाइवर्स पे। जैसे कि साइकोलॉजिस्ट ने अपना डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, जान लिया कि उनकी जो मेंटल सिचुएशन होती है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद उस डेटा को वो उठाएंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे जिस भी अकॉर्डिंग उनको चाहिए, उसको सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने का मतलब उसको डिवाइड करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और डिवाइड करने के बाद स्क्रूटनाइज मतलब वो देखेंगे उसको कि उस डेटा को क्या उनका जो रिसर्च वो कर रहे थे क्या उसके क्वेश्चंस आंसर हुए हैं या नहीं हुए हैं। दूसरा हमने सेकेंडरी डेटा का एग्जांपल लिया था जिसमें हमने देखा था, हम जानना चाह रहे थे क्या प्रॉफिटेबिलिटी होती है रिलायंस कंपनी की। तो जैसे सेकेंडरी डेटा है ये, इन्वेस्टर ने वो डेटा लिया, उसके बाद उसने उस डेटा को ऑर्गेनाइज किया। कैसे ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक, उसने मे बी 2004 से लेके 2020 तक उस डेटा को ऑर्गेनाइज कर लिया, हर ईयर वाइज उसने उस डेटा को कलेक्ट कर लिया। उसके बाद उस डेटा को वो सॉर्ट करेगा। सॉर्ट का कहने का मतलब है उसको वो डिवाइड करेगा इन द सेंस वो उन ईयर्स को लिख लेगा, जैसे उसने उन ईयर्स को लिख लिया जिसमें प्रॉफिट बनाया था रिलायंस ने, और उन ईयर्स को लिख लिया जिसमें रिलायंस ने प्रॉफिट नहीं कमाया था। उसके बाद ही विल स्क्रूटनाइज इट, ही विल सी कि कितने सालों में जो रिलायंस कंपनी है वो लॉसेस में रही और कितने साल में रिलायंस कंपनी प्रॉफिट में रही। साल के अलावा वो ये भी देखेगा कि कितना इनका प्रॉफिट का शेयर है और कितना इनका लॉस का शेयर है। तभी जाके उसको कंप्लीटली समझ आएगा रिलायंस कंपनी की परफॉर्मेंस क्या रही है पिछले सालों में। दैट इज, आप एनालिसिस करते हो, जो आपको डेटा कलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद आप उस डेटा को अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप ब्रेक करते हो एंड देन आप एनालाइज करते हो अपनी कि रिसर्च का आंसर फाइंड कर सकें। नेक्स्ट हम पॉपुलेशन एंड सैंपल को साथ में पढ़ेंगे बिकॉज दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। फर्स्ट इज पॉपुलेशन। See, in research terminology, the population can be explained as a group of individuals, institutions, and so forth, which have a common characteristic that are in the interest of a researcher. कहने का मतलब है जब भी आप पॉपुलेशन की बात करते हैं रिसर्च में, तो पॉपुलेशन के अंदर या तो सारे इंडिविजुअल आ सकते हैं, या तो इंस्टीट्यूशंस आ सकते हैं, या तो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, लेकिन शर्त एक है कि जो भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन आप पिकअप करेंगे वो सब में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं जानना चाहती हूँ कि डॉक्टर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है अपने पेशेंट्स पे, तो मेरी पॉपुलेशन अगर उसमें डॉक्टर्स हैं तो यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर्स आने चाहिए, ना कि नर्सेस,
ना कि लॉयर्स, ना ही पुलिसमैन। इस पॉपुलेशन में सिर्फ और सिर्फ सारे डॉक्टर्स रहेंगे, ठीक। या अगर मैं किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जैसे कि मैं जानना चाहती हूँ कि जो कॉलेजेस ऑनलाइन टीचिंग कंडक्ट करा रहे हैं वो कैसी है, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन में कॉलेजेस इंक्लूडेड होंगे, ना कि कोई और इंस्टीट्यूशन, जैसे कोई और कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। तो आपका पॉपुलेशन एक ग्रुप होता है उन इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस का विच हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। Now, sample. Sample is defined as a small portion of a population selected for a particular study. The sample should clearly represent the characteristics of intended group. Simple भाषा में समझें, sample is equals to certain percentage of your total population. सैम्पल एक सबसेट होता है आपकी टोटल पॉपुलेशन का। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे ऑल डॉक्टर्स इन इंडिया इज द पॉपुलेशन, एंड मैंने इसमें से सैम्पल कलेक्ट कर लिया इन पूरे डॉक्टर्स में से 500 डॉक्टर्स का। तो सारे डॉक्टर्स इन इंडिया हमारा टोटल पॉपुलेशन था, लेकिन उसी में से मैंने अगर सैम्पल कलेक्ट कर लिया है 500 डॉक्टर्स का, तो ये हमारा हो जाता है सैम्पल, एंड दिस इज आवर पॉपुलेशन। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, say a research question asks if there is any association between the salary and job satisfaction in the nurses residing in Delhi. जैसे कि आपका एक रिसर्च आप फ्रेम कर रहे हैं जिसमें आप जानना चाहते हैं कि क्या कोई एसोसिएशन है, क्या कोई रिलेशनशिप है बिटवीन द सैलरी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन जो नर्सेस को मिलती है जो दिल्ली में रिसाइड कर रही हैं। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में आपका क्या पॉपुलेशन होगा, क्या सैम्पल। देखिए, हम जानना किसके बारे में चाह रहे हैं, नर्सेस। कौन सी नर्सेस, जो दिल्ली में रिसाइड कर रही हैं, ठीक। तो हमारा पॉपुलेशन क्या हुआ, ऑल द नर्सेस रिसाइडिंग इन दिल्ली विल बी आवर पॉपुलेशन, ठीक। लेकिन बिकॉज कम से कम कितनी सारी नर्सेस होंगी, आप सबका एक रिसर्च में आप हर एक नर्स का जो कि दिल्ली में रिसाइड करिए आप नहीं फाइंड आउट कर सकते, इसलिए हम सैम्पल बनाते हैं, बिकॉज हमारा टाइम, मनी एंड जो एफर्ट है वो भी सेफ होते हैं, ठीक। तो मैंने इसमें से एक सैम्पल निकाल लिया 500 नर्सेस का जो कि दिल्ली में रिसाइड कर रही हैं, और उनसे जाके हम पूछेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे, देखेंगे कि क्या वो सेटिस्फाइड है अपनी जॉब सेटिस्फैक्शन से, क्या वो सेटिस्फाइड है अपनी सैलरी से, ठीक। तो ये था आपको पॉपुलेशन, सारी नर्सेस जो कि दिल्ली में रिसाइड कर रही हैं, और उसमें से जब हम कुछ नर्सेस को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे हमने 500 किया या 5000 कर सकते हैं, या कुछ एक नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं उस टोटल पॉपुलेशन में से, वो बन जाता है आपका सैम्पल। नेक्स्ट वर्ड इज सैम्पलिंग फ्रेम। Sampling frame is the list of subjects or people under the study, such as household, students, teachers, and principals, and so forth. For example, telephone directory, students database from Department of School Education. देखिए, अभी हमने population and sample का मतलब समझ लिया। Sampling frame basically एक database होता है जिसके पास एक database of a पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक। सैम्पलिंग फ्रेम में जैसे कि आपका एक कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जैसे कि स्टूडेंट्स, या एक पर्टिकुलर जो एक लखनऊ के अंदर या पर्टिकुलर दिल्ली के अंदर जितने भी लोग रिसाइड कर रहे हैं, अगर आपको उनके टेलीफोन डायरेक्टरी जैसे पहले होती थी, लैंडलाइन नंबर्स होते थे, अगर आप उनमें जानना चाहते हैं तो उस टेलीफोन डायरेक्टरी में नंबर्स होते थे, सब जितने भी लोग रिसाइड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर उन सबके टेलीफोन नंबर्स उसमें लिखे होते थे। तो सैम्पलिंग फ्रेम आपका एक डेटा बेस होती है आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। जैसे अगर आपको किसी भी स्कूल का आप जानना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का नाम क्या है, तो स्कूल के पास अपने स्टूडेंट्स के बारे में एक डेटा बेस होगा। दिस इज योर सैम्पलिंग फ्रेम विच इज बेसिकली लाइक अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट या पीपल अंडर द स्टडी। यहाँ पे एक टेलीफोन डायरेक्टरी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्टूडेंट्स डेटाबेस फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑल्सो। नेक्स्ट इज फील्ड स्टडी। A field study refers to research that is undertaken in the real world, where the confines of a laboratory settings are abandoned in favor of a natural setting. देखिए, फील्ड स्टडी आपको टर्म से क्लियर हो रहा होगा, ऐसी स्टडी जो फील्ड में कंडक्ट हो रही है। यहाँ पे फील्ड का मतलब है रियल और नेचुरल सेटिंग, मतलब कि
आपको जाके वहाँ पे रियली एक सिचुएशन या एक सर्कमस्टांस के अंदर अपनी रिसर्च कंडक्ट करनी पड़ेगी। ये एक कॉन्ट्रास्ट होती है फील्ड स्टडी एज कंपेयर टू लेबोरेटरी सेटिंग। मतलब कि ऐसी जो रिसर्चेस जिसमें रिसर्चर को जाके उतरना पड़ता है फील्ड में अपनी स्टडी के बारे में, उनको फील्ड स्टडी कहते हैं। फील्ड स्टडी में आप एक सिंपल लेबोरेटरी या ऑफिस के अंदर बैठ के आप अपने रिसर्च नहीं कंडक्ट कर सकते हैं। ऐसी स्टडीज़ को फील्ड स्टडी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं जो मुंबई का धारावी है, दैट इज़ अ स्लम एरिया, बिगेस्ट स्लम एरिया इन एशिया, मैं उसके बारे में स्टडी करना चाहती हूँ। वहाँ के जो लोग रह रहे हैं, उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़, उनके एटीट्यूड्स, उनके सोशल इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में आई वांट टू रिसर्च एंड आई वांट टू प्रिपेयर अ थीसिस ऑन दैट। ठीक, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उस स्लम एरिया के जितने भी डिटेल्स है जानने के लिए मुझे फील्ड स्टडी ही करनी पड़ेगी। बिकॉज जब तक मैं फील्ड स्टडी मतलब रियल सिचुएशन का एनालिसिस करना पड़ेगा। जब तक मैं उस स्लम एरिया में जाके लोगों का इंटरव्यू नहीं लूँगी, उनसे बात नहीं करूँगी, मुझे नहीं समझ आएगा कि एक्चुअली वहाँ जाके मैं ऑब्जर्वेशन नहीं करूँगी, लोगों को देखूँगी, उनसे मिलूँगी नहीं। आई विल नॉट अंडरस्टैंड कि वहाँ के लोगों का क्या माइंड सेट है और क्या एक्टिविटीज़ हैं। इसको बोलते हैं फील्ड स्टडी। ये बेसिकली आपको जाके रियल सिचुएशन में करनी पड़ती है, ना कि ऑफिस में या लेबोरेटरी में बैठ के जो आप कर सकते हैं। Next is generalization. Generalization is when you make a statement about or most of the people or things together. You are making a generalization. कहने का मतलब है जब आप किसी स्टेटमेंट को आप सभी पे अप्लाई करते, जैसे कोई स्टेटमेंट है जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ठीक, इस पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है इट इज़ अ जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, इट इज़ अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट सब पे लागू होती है, सभी जगह है। या जैसे न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल एवरीवेयर। दिस इज जनरलाइजेशन, इसको कहते हैं जब आपने कोई फाइंडिंग करी और वो रिसर्च फाइंडिंग आपकी लार्जर पॉपुलेशन पे अप्लाई होती है। तो जब भी एक रिसर्चर अपनी रिसर्च लिखता है तो कोशिश यही रहती है कि जो भी उसकी रिसर्च फाइंडिंग्स आए वो ऐसी हो कि वो लार्जर पॉपुलेशन पे अप्लाई हो, कि सब उससे रिलेट कर सके। ठीक है, ये होती है जनरलाइजेशन। नेक्स्ट इज मैन्युपुलेशन। मैन्युपुलेशन इज द स्किलफुल हैंडलिंग, कंट्रोलिंग और यूजिंग ऑफ समथिंग और समवन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज में चेंज करते हो, ऑल्टर करते हो, उसमें बदलाव करते हो, फिर आप देखते हो उस बदलाव करने के बाद उस चीज पे क्या इफेक्ट पड़ा है। मैनिपुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिसर्च। बेसिकली मैनिपुलेशन आप वेरिएबल्स का करते हो रिसर्च में, जिसमें आप उसको मैनिपुलेट करने के बाद उनका इम्पैक्ट देखते हो बिफोर एंड आफ्टर। मैनिपुलेशन से पहले और मैनिपुलेशन के बाद। मैनिपुलेशन का मतलब यही होता है आप कुछ चेंजेस या ऑल्टर या मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हो अपने पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर। मैनिपुलेशन को हम नेक्स्ट जो हमारे टर्म्स है दैट इज कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंट ग्रुप से आपको बिल्कुल इसका मतलब कंप्लीटली समझ आ जाएगा। देखिए, हम अब बात करेंगे अपने कंट्रोल ग्रुप की और एक्सपेरिमेंट ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप इज द ग्रुप इन एन एक्सपेरिमेंट दैट, सॉरी यहाँ पे ये डज होगा, दैट डज नॉट रिसीव द ट्रीटमेंट इन एन एक्सपेरिमेंट। यहाँ जो आप अंडरलाइन कर लीजिए इस वर्ड ट्रीटमेंट को, यही ट्रीटमेंट का मतलब है मैन्युपुलेशन। मतलब जब आप एक रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं या आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ऐसा ग्रुप जिसको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, ट्रीटमेंट नहीं मिलता जिसमें कोई चेंज, कोई मैनिपुलेशन, कोई ऑल्टरेशन, कोई मॉडिफिकेशन या कोई बदलाव नहीं आता है, उसको कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। और इसी के ऑपोजिट में होता है एक्सपेरिमेंट ग्रुप। जब आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट में जिस ग्रुप में को ट्रीटमेंट मिलता है, मतलब मैनिपुलेशन मिलता है या उसमें कोई चेंज होता है, उसको हम कहते हैं आपका एक्सपेरिमेंट ग्रुप। देखिए यहाँ एक एग्जांपल है, उससे आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगा कि कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंट ग्रुप क्या होता है। यू आर टेस्टिंग टू सी इफ अ न्यू ड्रग वर्क्स फॉर अस्थमा। जैसे कि आपने एक नई दवाई, एक नया मेडिसिन बनाया अस्थमा के लिए और आपको ऐसा लगता है कि जो ये पर्टिकुलर दवाई आपने बनाई है इट विल हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन जो अस्थमेटिक्स है उन पे। ठीक, इसके लिए आपने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में आपने
टोटल 100 वॉलेंटियर्स लिए, उन 100 में से 2 ग्रुप्स में उन 100 पीपल को डिवाइड कर दिया। जो ये 100 पीपल वो हैं जिनको अस्थमा है, ठीक। 50-50 में आपने 2 ग्रुप्स बना लिए। एक ग्रुप में आपने जो आपने नया ड्रग बनाया है, ये जो ये मेडिसिन बनाई है, उनको दी, वो ड्रग और मेडिसिन जो 50 लोग थे उनको आपने दी। दूसरे ग्रुप में आपने कोई ड्रग या जो आपने अपना नया ड्रग मेडिसिन बनाया वो नहीं दिया, बल्कि जो वो रेगुलरली ड्रग खाते थे उनको, नॉर्मल जो रेगुलर बेसिस पे वो पिल लेते थे, उनको लेने दी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ग्रुप में आपने क्या किया, ड्रग दिया नया वाला, और एक ग्रुप में आपने नहीं दिया। जिसको आपने ड्रग दिया है कहीं ना कहीं आपने उसको मैनिपुलेट या ट्रीट करने की कोशिश करी है, इनको कहा जाएगा एक्सपेरिमेंट ग्रुप, जिसपे एक्चुअली आपकी नई दवाई का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा, उसको कहेंगे एक्सपेरिमेंट ग्रुप। और वो 50 लोग जो अपनी नॉर्मल जो हमेशा से दवा खाते थे वही खा रहे हैं, कोई नई दवा, कोई नया चेंज या कोई मैनिपुलेशन या अपनी ट्रीटमेंट उनको नहीं दिया है, उनको कहा जाएगा कंट्रोल ग्रुप। आई होप आपको इसका क्लियर मीनिंग समझ आ गया होगा। लास्ट वर्ड फॉर द टुडेज वीडियो इज empirical research. See, empirical research is based on observation and measured phenomena and derives knowledge from actual experience rather than the theory or belief. कहने का मतलब है empirical research ऐसी रिसर्च है जो आपने सच में एक्सपेरिमेंट करके या ऑब्जर्वेशन करके फाइंड आउट करी है, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन अ थ्योरी और अ बिलीफ। ठीक, ऐसी रिसर्च जिसमें आप एक्सपेरिमेंटेशन खुद परफॉर्म करते हो, उससे आपका रिजल्ट निकलता है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस में वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं, बहुत सारी कंपनी वैक्सीन्स, बहुत सारी कंट्रीज भी वैक्सीन्स बना रही हैं। तो आपने देखा होगा कि कंट्रीज ने, ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जिसने आके एकदम वैक्सीन दे दी हो। कंट्रीज जो हैं वो कुछ पर्टिकुलर फेजेस को पास करती हैं, उसके बाद ही वो वैक्सीन मार्केट में आएगी। ठीक, अब जैसे कि हर फेस में वो कुछ लोगों को इंक्लूड करती है, जैसे पहले फेस में 50 को किया, नेक्स्ट में 5000 को, नेक्स्ट में 50,000। तो आप देख रहे हैं इन जो 50,000 लोगों पे कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि क्या वैक्सीन जो उनको इम्पैक्ट करेगी, क्या वो उनको कोरोना वायरस से बचा पाएगी, क्या कोई इल इफेक्ट तो नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है वैक्सीन के, और वैक्सीन कितने टाइम तक लोगों को कोरोना वायरस से बचा सकेगी। तो यही आपका कोरोना वायरस पे जो वैक्सीन्स बन रही हैं, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है आपके एम्पेरिकल रिसर्च का, जहाँ पे प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करी जा रही है before vaccine is brought into the market. This is empirical research which is completely based on experiments and observation, not on any theory. ओके फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा सो दैट यू कैन नोटिफिकेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट नेवर गिव अप, बी डिटर्मिन्ड, वन डे यू विल सक्सीड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।